गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे स्ववृत्त लेखन के बारे में और हमने देखा कि किस तरह से नरेंद्र को चाचा जी ने स्ववृत्त लेखन से संबंधित जानकारियां प्रदान की कि किस तरह से आपका स्ववृत्त तैयार होना चाहिए, उसमें आपको अपना व्यक्तिगत परिचय किस प्रकार देना चाहिए, शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण, अन्य संबंधित योग्यताओं का विवरण, उपलब्धियां, कार्यतर गतिविधियां और अभिरुचियां या प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विवरण किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। नरेंद्र ने उनके कहे अनुसार स्ववृत्त तैयार किया और चाचा जी को वो स्ववृत्त दिखाया जो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से प्रस्तुत है पाठ के अंतर्गत। अब देखिए आगे की बात। चाचा जी ने स्ववृत्त पर नज़र डाली और नरेंद्र की ओर देखकर संतोष और प्रशंसा के सम्मिलित भाव से वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपनी बात को थोड़ा विराम दिया और विराम देकर वे आगे कहने लगे कि अब तुम्हारा स्ववृत्त पूरी तरह से तैयार है, इसे सुरक्षित रखो, जब भी आवेदन करना हो इसे भेज दो। हाँ, विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो विज्ञापन आपको नौकरी के लिए प्राप्त होता है उसमें कौन सी योग्यता मांगी गई है और क्या क्या आवश्यकताएं रखी गई है, उनको ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा हेर फेर या जोड़ घटाव करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र अलग होता है। आपने किस क्षेत्र के लिए विज्ञापन तैयार किया है, किसको भेजना है, तो उसको उसी के अनुसार आपको अपने उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद चाचा जी ने क्षण भर की एक अर्थपूर्ण चुप्पी साध ली। फिर बोले, लेकिन नरेंद्र, ये तो आधी ही लड़ाई हुई, आधी तो अभी बाकी ही है। तो नरेंद्र कहता है, क्या मतलब? नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ गई। अब फिर वो कुछ कहना चाहते हैं स्ववृत्त के बारे में चाचा जी। तो नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ते ही क्या होता है, वो पूछता है, क्या मतलब? तो मतलब यह है कि सिर्फ स्ववृत्त देने भर से ही काम नहीं चलता है, स्ववृत्त के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है, जो मैंने आप लोगों को कक्षा में लिखवाया भी है। इस आवेदन पत्र के साथ हम स्ववृत्त को लगाते हैं और नियोक्ता को उसके विचार करने के लिए भेज देते हैं। मतलब अब दो चीज़ें आपको भेजनी है, एक तो स्ववृत्त भेजना है और दूसरा आवेदन पत्र भेजना है। तो कहता है कि मगर चाचा जी, जब स्ववृत्त में सारी जानकारियां दे ही दी जाती है तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बात बिल्कुल सही भी थी। तो यहाँ पर चाचा जी कहते हैं कि ये अच्छा सवाल है। स्ववृत्त तो बना बनाया रखा हुआ होता है, विज्ञापन देखा और भेज दिया, अतः सिर्फ स्ववृत्त से यह पता नहीं चलता। क्या चीज़ पता नहीं चलती? स्ववृत्त से यह पता नहीं चलता कि उम्मीदवार पद और संबंधित संस्थान को लेकर कितना गंभीर है। स्ववृत्त की बात कर रहे थे क्योंकि इससे उम्मीदवार उस संबंधित संस्थान को लेकर के कितना गंभीर है या क्या सोचता है, इस बात की जानकारी उसमें नहीं होती। वो सिर्फ हमें आवेदन पत्र से ही प्राप्त हो सकती है। वो बताते हैं, स्ववृत्त की एक कमी यह होती है कि ये सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है। इसमें भाषा का वो वैयक्तिक स्पर्श नहीं आ पाता। दूसरी ओर आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए विशेष तौर पर लिखे जाते हैं। क्यों? हर विज्ञापन में अलग अलग सेक्टर का विज्ञापन होगा और उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप अलग से ही लिखेंगे। ये उम्मीदवार के भाषा ज्ञान को और अभिव्यक्ति की क्षमता की तो जानकारी देते ही हैं, साथ ही ये भी दर्शाते हैं कि उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर कितना गंभीर है या नहीं। क्योंकि नियोक्ता उम्मीदवार जो होता है, नियोक्ता क्या करता है, उम्मीदवार के अच्छे, योग्य और कुशल उम्मीदवार की तलाश करता है। तो उसे नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश तो होती है, वह यह अपेक्षा रखता है कि चयन के बाद
वह नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों तक अवश्य टिके। आवेदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का भी आभास नियोक्ता को मिल जाता है। चाचा जी, आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के ज़माने से लिखते रहे, क्या नौकरी के आवेदन पत्र अपने स्वरूप में अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होते हैं? उसका प्रश्न उचित था। तो क्या कहते हैं चाचा जी उत्तर देते हुए कि आवेदन का ढांचा या स्वरूप तो वैसा ही होता है जैसा अन्य दूसरे आवेदन पत्रों का होता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? अलग होता है। पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से इसकी विषय वस्तु अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होती है। चाचा जी कहते हैं फिर आप ये भी बता दें कि विषय वस्तु के अंतर्गत क्या होगा, क्योंकि विषय वस्तु अलग होगी और हम उसे आकार कैसे देंगे। तो चाचा जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि बेटे, इस प्रकार के आवेदन पत्रों की विषय वस्तु के मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। ध्यान रखना, 4 पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा भूमिका का होता है, जिसमें उम्मीदवार क्या करता है? उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात है कि आपको विज्ञापन का और उसमें जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आवेदन कर रहे हो, उसका हवाला जरूर देना होता है। दूसरे खंड में उम्मीदवार यह बतलाता है कि वह विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है। मतलब आप उसमें जो अपेक्षाएं रखी गई है आपसे, आपकी योग्यताओं को लेकर, तो आप किस तरह से उसको पूरी कर रहे हैं। तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को अभिव्यक्त करता है कि आप उस संस्थान के प्रति कितने गंभीर हैं और आपकी रुचि क्या है। चौथा खंड होता है कंक्लूजन, उपसंहार, यानी आवेदन पत्र की विषय वस्तु के औपचारिक समापन के लिए, मतलब आप उसे किस तरह से समाप्त करते हैं। अब नरेश को चाचा जी की बातें तो समझ में आ रही थी, मगर एक शंका भी थी। उसने पूछा तीसरे खंड के बारे में। अभी अभी आपने बताया कि इसमें उम्मीदवार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को अभिव्यक्त करता है। ये बात पूरे तौर पर साफ नहीं हुई। तो चाचा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा कि नरेंद्र, जिस प्रकार नियोक्ता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है ना, उसी प्रकार उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। मतलब आपने, नियोक्ता ने क्या किया, अपने पसंद का उम्मीदवार चुना, तो अब उम्मीदवार भी क्या देखेगा? उस संस्थान को देखेगा जहाँ पर उससे नियुक्ति प्राप्त हुई। तभी उम्मीदवार के लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है। जब उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है तो वो क्या करेगा? उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा और ये तय करता है कि उसके सपनों, उसके जो सपने हैं और जो भावी योजना है वो उसके अनुरूप है या नहीं। अगर उम्मीदवार ने जानकारी के जुटाने के बाद संस्थान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप पाया है तो वो आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि नियोक्ता पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। समझ में आई बात? मतलब आप जो आवेदन पत्र दे रहे हो उसमें उस संस्थान का भी विवरण दे दो। अगर आपने जानकारी इकट्ठा किए तो इससे क्या होगा? उस संस्थान का ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नियोक्ता के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। चाचा जी, अभी तक तो मैं विज्ञापन के जवाब में केवल स्ववृत्त ही भेजा करता था, मगर अब मैं स्ववृत्त को आवेदन पत्र के साथ भेजा करूँगा। उसके बाद पूरी तरह समझ में आ जाती है। चाचा जी बोल पड़े, फिर शुभ कार्य में देर किस बात की? फिर वह अखबार के पन्ने पलटते हुए बोले कि मैंने इसमें तुम्हारे लिए अभी अभी एक विज्ञापन देखा है। इंडिया केमिकल्स लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत है। तुम इसके लिए आवेदन पत्र तैयार क्यों नहीं करते? आवेदन होगा और इस बात की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी अभी तुमने मुझसे क्या सीखा और कितना सीखा।
नरेंद्र को अखबार पकड़ाने के बाद अब चाचा जी पड़ोस में अपने मित्र से मिलने चले जाते हैं और नरेंद्र अपने कमरे में आवेदन लिखने चला गया। जब आवेदन पत्र तैयार हुआ तो वो इस प्रकार था जो आपके यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इसने पहले उस विभाग के पद और पदाधिकारी का पता दिया, फिर विषय लिखा, विषय के बाद कौन से विज्ञापन से और कब के विज्ञापन से इसको जानकारी मिली, और उसके बाद इसने अपनी सारी योग्यताओं का विवरण दिया, संस्थान के बारे में लिखा, और इस प्रकार से उसने अपना आवेदन पत्र तैयार किया। जब तक नरेंद्र का आवेदन पत्र तैयार हुआ, चाचा जी पड़ोस से वापस आ चुके थे। उन्होंने आवेदन पत्र को पढ़ा और गहरी सांस खींचते हुए कहा कि वैसे तो मैं कंपनी के मानव संसाधन विकास के महाप्रबंधक को अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम ये पद अपनी योग्यता के बल पर हासिल करोगे, और हुआ भी यही कि नरेंद्र को उसकी योग्यता के बल पर वो नौकरी मिल जाती है। 2 महीने बाद मुंबई में चाचा जी के फ्लैट की घंटी बजती है। दरवाज़ा खोलने के बाद चाचा जी ने दरवाजे पर नरेंद्र को खड़ा पाया। हाथ में मिठाई का डिब्बा और गर्म सूट का एक पैकेट था। दोनों की नज़रें मिली। नरेंद्र ने चाचा जी के पैर छुए और चाचा जी ने बधाई देते हुए उसे गले लगा लिया। इस तरह से स्ववृत्ति और आवेदन पत्र का मानव जीवन में महत्व होता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी मंजिल को इन दोनों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।